अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स या वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोग अपनी वेक्टर्स की बेसिक्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन के तमाम कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की टाइप्स क्या क्या होती हैं, उनके अंदर से न्यूमेरिकल और अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, क्योंकि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी बहुत अहमियत होती है। तो वो डायरेक्शन हम कैसे लिखते हैं, आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस 12 लेक्चर्स के अंदर। आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने टोटल 2 ही टॉपिक पढ़ने थे। एक वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, दूसरा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके तफसील से, वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड्स, वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल मेथड्स, उसमें भी सारे मेथड पढ़े। हेड टू टेल रूल कैसे काम करता था, पॉलीगॉन रूल क्या था, पैरेललोग्राम लॉ क्या था, ट्रायंगल लॉ क्या था, याद है। और एनालिटिकल मेथड में भी तफसील से डेरिवेशन करी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की, देन लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन की, और उनके पास पेपर में आए हुए हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देख लिए। आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है बच्चे, शुरू करें। ये निस्बतन थोड़ा आसान टॉपिक है वेक्टर एडिशन के मुकाबले में और थोड़ा हल्का भी है। इसमें ग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसमें हम लोग सीधा सीधा एनालिटिकल या फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चे, अगर हम थोड़ी सी चीज़ रिवाइज कर लें तो हमें ये चीज़ पता है कि वेक्टर से मुराद हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास नंबर होता है, जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हो। ये हैशटैग नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा ना उसको हैशटैग समझ रहे हो, ये हैशटैग नहीं है फेसबुक वाली आवाम, ये नंबर है। और साथ में इसके पास क्या होता है बेटे, इसके पास साथ में होता है डायरेक्शन, नंबर होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, गुड हो गया। अब आज के लेक्चर में हमने देखना है कि जनाब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो हेडिंग लगाएंगे जल्दी से, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये हमारा एक छोटा सा चैनल है जिसके ऊपर हम फिलहाल क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटे, आपके पास आप कभी भी किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, एक वेक्टर जब भी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, आपका जो आंसर है बेटे, वो आंसर या तो आपका स्केलर हो सकता है या आपका आंसर क्या हो सकता है, वेक्टर। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। आप जब कभी भी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो आपका आंसर स्केलर आएगा या आपका आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। स्केलर का मतलब है सिर्फ एक नंबर आ रहा होगा, यानी कि कह सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा होगा। वेक्टर का मतलब है एक नंबर आ रहा होगा जो मैग्नीट्यूड बता रहा होगा और साथ में क्या आ रहा होगा जनाब, इसका डायरेक्शन भी आ रहा होगा। क्लियर है, ये सब बातें आ गई। जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और आंसर स्केलर आता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनी भाई डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रही। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आंसर भी वेक्टर आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। या तो आप कहते हो क्रॉस प्रोडक्ट या आप क्या कहते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान करके तसल्ली से, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैन आइदर बी अ स्केलर और अ वेक्टर। वेक्टर अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वेक्टर जनरेट होगा। इससे पीछे मैं एक लेक्चर में ये बात पढ़ा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जिसमें हमने पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैसे जनरेट किए जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आप प्लेलिस्ट में देखोगे आपको 4था या 5वां लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, उसके अंदर से काफ़ी सारे MCQs बनते हैं, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ।
वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा वेक्टर जनरेट होगा। कैसे, वो पढ़ लिया। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर स्केलर भी हो सकता है और आंसर वेक्टर भी हो सकता है। तो हमने कहा अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर आ रहा है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आंसर वेक्टर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तगड़े कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, देन उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे और यही सारी चीजें हम फिर उसके अंदर कर रहे होंगे। ठीक है भैया, चलो हेडिंग लगा लो। पहली हेडिंग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन तो बेटे हमें क्लियर हो ही गई कि आपने क्या करा है, आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में बच्चे एक अदद क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। ठीक है, ये चीज मैंने यहां लिख भी दी। वेक्टर को आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक अदद क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। बेटे स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है कि आंसर में सिर्फ नंबर आ रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रही। कोई डायरेक्शन ना आने का मतलब क्या है, ना तो आई कैप आएगा, ना जे कैप आएगा और ना के कैप आएगा। ये क्या चीज है, अगर आपको हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम याद होगा तो हमने बात की थी, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। जेड बेसिकली ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और ये हमारा ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन होता है जहां तीनों मिल रहे होते हैं। अगर आप ओरिजिन से राइट साइड पे जा रहे हो, यानी कि एक्स के अलोंग मूव कर रहे हो, तो कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, आई कैप वाला यूनिट वेक्टर बताता है। अगर आप वाई के अलोंग जा रहे हो तो कौन सा यूनिट वेक्टर बताता है, जे कैप बताता है। अगर आप जेड के अलोंग जा रहे हो तो कौन बताता है, के कैप बताता है। मतलब समझना, जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे ना दो क्वांटिटीज का, तो आपके पास जो आंसर आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर में ना तो आई कैप होगा, ना जे कैप होगा, ना के कैप होगा, क्योंकि वेक्टर की पहचान क्या होती है, इन्हीं तीनों की मदद से होती है। तो कोई चीज नहीं होगी। ये सब बातें ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, हम कहेंगे ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसमें कॉस क्यों आ रहा है, साइन या टेंजेंट क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, कॉस या टेंजेंट क्यों नहीं आता। इस सब का आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट का जब प्रोजेक्शन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां आ जाएगा। अब इसमें पहले पढ़ना सीख लो, इसमें किससे क्या मुराद है। ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, इसको आप पढ़ोगे दिस इज वेक्टर ए। ये जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ोगे दिस इज वेक्टर बी। ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए बेसिकली ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली जो ये बी लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेयर थीटा इज द म्यूचुअल एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, थीटा आपका म्यूचुअल एंगल है किस किस के दरमियान में, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के दरमियान में म्यूचुअल एंगल है। अब म्यूचुअल एंगल से क्या मुराद होती है बेटे, म्यूचुअल एंगल से मुराद होती है टेल टू टेल एंगल, यानी कि दो वेक्टर की टेल्स के दरमियान में बनने वाला जो एंगल होता है ना, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल एंगल। क्या मतलब आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज होती है। एक, ये मान लो आपके पास एक कोई वेक्टर ए है, ये मान लो एक कोई वेक्टर बी है, इनके दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा। एक केस में ये कोई वेक्टर मान लीजिए आपके पास ए है और ये मान लीजिए एक कोई वेक्टर बी है, ये इनके दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा। इसी तरह से एक केस के अंदर एक मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये मान लीजिए एक कोई वेक्टर आपके पास कौन सा है, बी है, इनके दरमियान में कोई एंगल बन रहा है थीटा। अब आप इन तीनों डिफरेंट सिनारियोज पे गौर करो तो यहां देखो, इस पॉइंट के ऊपर दोनों वेक्टर की टेल आपस में मिल रही है, तो ये थीटा कहलाएगा टेल टू टेल एंगल। क्लियर है, टेल टू टेल एंगल, और आपको यही चाहिए होता है, दिस इज बेसिकली द म्यूचुअल एंगल। यही आपके पास क्या होता है, यही हमारे पास होता है म्यूचुअल एंगल। अब यहां देखो, इसमें इस पॉइंट के ऊपर वेक्टर ए का हेड मिल रहा है और वेक्टर बी की भी क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। तो ये जो एंगल है ये हेड टू हेड एंगल कहला रहा है। तो अगर हेड टू हेड एंगल दिया हो फिर क्या करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही टेल टू टेल के बराबर हो जाता है। कैसे, वेक्टर बी यहां था, इसी वेक्टर का फ्री वेक्टर बनाया। फ्री वेक्टर मतलब इसी को उठा के यहां रख दिया मैंने, ये ऐसे हो जाएगा। इसका भी फ्री वेक्टर बना दो, ये ऐसे हो गया। पॉइंट समझ आ रहा है बाबा, फ्री वेक्टर बनाना सीख चुके हैं ना। फ्री वेक्टर क्या होता है, यहां से उठा के यहां रख दिया, पैरेलल स्लाइड करके यहां ले आए, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, बस ओरिजिन चेंज कर दिया, इसको उठा के यहां ले आए। तो गौर से देखो, जो थीटा ये होगा वही थीटा ये होगा, हाँ या ना।
क्रॉस पे बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। पढ़ चुके हैं हम ये बात कि आपके पास अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये सारी हमारी बेस चल रही है, पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका हेड टू हेड एंगल है इट विल बी इक्वल टू द टेल टू टेल एंगल। कोई परेशानी नहीं है। मसला यहां पे आएगा, यहां पे देखो वेक्टर ए का टेल मिल रहा है और वेक्टर बी का हेड मिल रहा है, दिख रहा है। वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर बी का क्या है, हेड है। वेक्टर बी का अगर मैं फ्री वेक्टर बना के यहां ले आऊं, अच्छा अगर किसी के जहन में आ रहा हो सर ये तो देख के पता चल रहा है ना 90 डिग्री है, तो लाजमी थोड़ी है हमेशा ये ऐसे ही होगा, कभी ऐसे भी आ सकता था। तो मैं तो जर्नलाइज काम करूंगा। वेक्टर बी का हेड आ रहा है और वेक्टर ए का टेल आ रहा है, मैंने बी का फ्री वेक्टर बनाया और यहां उठा के ले आया। अब मुझे ये एंगल चाहिए क्योंकि ये एंगल जो है ना बेसिकली इन दोनों के दरमियान में टेल टू टेल एंगल है। अब देखो बेटे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है, मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है इसका ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बचपन में पढ़ा था कभी आपने जब आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे, 180 डिग्री। ये थीटा है, ये मालूम करना है। अगर 180 डिग्री में से मैं ये थीटा निकाल दूं तो इसका मतलब ये एंगल आ जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या सीखा, अगर आपको टेल टू टेल एंगल चाहिए तो वो बराबर होता है 180 डिग्री माइनस हेड टू टेल एंगल। यानी कि अगर कभी सवाल में आपको हेड टू टेल एंगल दिया जाएगा, आप 180 में से उसे माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपका टेल टू टेल एंगल। क्लियर है। जल्दी से क्विक रिवीजन। डॉट प्रोडक्ट क्या था, दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक अदद क्या आ रहा है, स्केलर, नंबर, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं है, मतलब आंसर में कोई आई कैप, कोई जे कैप, कोई के कैप नहीं आएगा, अभी आगे देखेंगे भी हम। फिर हमने देखा कि जनाब फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों होता है वो प्रोजेक्शन पढ़ाते हुए आपको सब समझ आ जाएगा। इससे क्या मुराद है, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर। यहां थीटा से क्या मुराद थी, थीटा वाज द टेल टू टेल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के दरमियान का ये म्यूचुअल एंगल है। म्यूचुअल एंगल की टर्म होती किस लिए है, टेल टू टेल एंगल के लिए होती हैगी। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गया। फिर हमने ये तीन कॉन्सेप्ट देख लिए कि अगर आपके पास टेल टू टेल एंगल है तो ओके है, हेड टू हेड एंगल है वही टेल टू टेल के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। अगर हेड टू टेल एंगल बन रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, 180 में से उसे माइनस करना है एंड इवेंचुअली यू विल गेट टेल टू टेल एंगल। ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब कभी भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जब कभी भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट, अच्छा दो वेक्टर्स के डॉट मल्टीप्लाई होने का मतलब यह है कि उनका आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। आप सिंपल उनके दरमियान में डॉट प्लेस करते हो इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब, अभी जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो आप वहां पढ़ोगे वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी या एफ डॉट आर या एफ डॉट एस। फोर्स क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, लेकिन वर्क डन वेक्टर नहीं है, वर्क डन क्या है, स्केलर। गोया के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डॉट मल्टीप्लाई हुए तभी तो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था बच्चे, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होना कि आंसर में क्या आ जाए, स्केलर आ जाए। दिस इज डॉट प्रोडक्ट ना। तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और आंसर में क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। यानी कि वर्क डन इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से पावर की हमारे पास एक इक्वेशन होती है, पावर होती है एफ डॉट बी के बराबर। पावर का एक फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वहीं वर्क डन अपॉन टाइम से ये फॉर्मूला बनता है। बेसिकली आप करते क्या हो, जो आपके पास पावर की फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, इसको आप ओपन कर लेते हो एफ डॉट डी अपॉन टी में। अब ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मोशन की बेसिक्स क्या कहती हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि पावर इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसी तरह से इंशाल्लाह जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, सर अभी और कितना बड़ा हो गया, अभी आप और भी बड़े हो गए, जहनी तौर पे बड़े होने की बात कर रहा हूं। आप सेकेंड ईयर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, वो बराबर होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया।
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया, इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो एक फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स की मेजरमेंट का एक क्वांटिटी है। जब वक्त आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो हम वो भी पढ़ लेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। तो बताने का मकसद ये स्केलर है और बाकी दोनों चीजें यहां पे क्या है, वेक्टर है। क्लियर हो गई यहां तक की बात सारी? चलो बेसिक्स कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो बेटे, अब हमने इसकी बेसिक्स तो समझ ली ना कि ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा होता है और वो एक नंबर आता है। अच्छा ये भी समझ लो कि नंबर कैसे आता है। देखो भाई, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। ये ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई नंबर होगा ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कोई ना कोई नंबर आएगा, यहां पे भी नंबर आएगा। और कोई मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री कितना होता है? 0.5। 45 डिग्री होता तो cos 45 डिग्री कितना होता है? 0.707। 30 डिग्री होता तो cos 30 डिग्री कितना होता है? 0.83। सही है। तो बेसिकली कोई ना कोई नंबर आएगा। तो भैया ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक क्या आएगा? नंबर आएगा। तो यही तो हमने बात करी है कि ये पूरी चीज एक अदद क्या है? स्केलर है। सेट है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कब कब हो सकता है, इससे ही हमारे सवाल बनना शुरू होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब कब हो सकता है। अब आप ऊपर फॉर्मूले में देखें कि डॉट प्रोडक्ट डिपेंड किस किस चीज पे कर रहा है, तो आपको नजर आएगा डॉट प्रोडक्ट ए पे डिपेंड कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट बी पे डिपेंड कर रहा है, और डॉट प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस ऑफ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ए जीरो हो जाए, बी भले कुछ भी होता रहे, कॉस थीटा भले कुछ भी होता रहे, आई रिपीट, ए जीरो हो जाए, बी कुछ भी हो, कितना बड़ा वैल्यू हो, कॉस थीटा कुछ भी हो, अगर ए जीरो हो गया इसका मतलब ये है जीरो मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा। भाई बी कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और ए के जीरो होने से क्या मुराद है? ये ए था क्या? अगर आप रिवाइज करो, ये ए क्या है? दिस ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? नल वेक्टर। इसका मतलब यह कहना चाह रहा है कि अगर ए नल वेक्टर हो, या इसी को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। ये सब बातें हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं बेसिक के अंदर। यानी कि यह कह रहा है अगर ए नल वेक्टर है, अगर ए नल वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई ए नल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी जीरो। इसी तरह से दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? बी पे। चलो ए जीरो नहीं है लेकिन बी क्या हो गया? जीरो हो गया। अब क्या होगा? ए कुछ भी होता रहे, बी की जगह पे जीरो आ गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अगेन क्या आएगा? जीरो आएगा। बी के जीरो होने का मतलब क्या है कि आपके पास अब की बार बी कैसा है? नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है। यानी कि हमने पहली दो कंडीशंस पढ़ ली कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा अगर ए या बी में से कोई नल वेक्टर निकल आए। डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो अगर ए या बी में से कोई नल वेक्टर निकल आए। तीसरी और आखिरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई ए भी नल वेक्टर नहीं है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है। ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का। ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, ए भी नल वेक्टर नहीं है और बी भी नल वेक्टर नहीं है, उसके बावजूद डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? देखो भाई, ए कुछ भी होता रहे, बी कुछ भी होता रहे, कॉस थीटा की जगह क्या आ गया? जीरो आ गया, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बेसिक बात है। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब आप इसको वहां लेके जाओगे बच्चे, तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। कॉस इनवर्स ऑफ जीरो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। समझ आ गई? कॉस इनवर्स ऑफ जीरो कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। अब अक्सर बच्चों को जब ये पढ़ाया जाता है ना, तो कॉस थीटा इक्वल सर 90 डिग्री नहीं, कॉस थीटा इक्वल 90 डिग्री नहीं, कॉस के आगे वो कौन सा एंगल है जो आंसर जीरो देगा, वो 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री इज जीरो।
ये डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा को जीरो करके मसला हल नहीं होगा, कॉस थीटा को जीरो करना है, क्योंकि अगर आपने थीटा को जीरो किया तो कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। क्लियर है? बच्चे अक्सर ऐसी बोंगी मारते हैं ना क्लास में, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट आपके कॉस थीटा पे डिपेंडेंट है, तो कॉस थीटा जिस एंगल पे जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। थीटा 90 डिग्री से मुराद क्या है ये समझ लेना जरा। थीटा 90 डिग्री का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, इस केस के अंदर जब आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट छूटते के साथ ही आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब आप अपने पास कॉपी में एक गोल्डन रूल लिख लेना, जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या? कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दिस इज ऑलवेज जीरो। इससे हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे। क्लियर है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। अगर आपको पता चल जाए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आगे कोई चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि मैंने आपको मिसाल के तौर पे बता दिया कि एक वेक्टर ए है जो लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, एक वेक्टर ए कहां लाई कर रहा है? ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह एक वेक्टर बी है जो लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। वेक्टर ए लाई कर रहा है कहां? एक्स एक्सिस पे। वेक्टर बी लाई कर रहा है कहां? वाई एक्सिस पे। आपको नहीं पता वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी क्या है, लेकिन आपको यह पता है कि अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर ने क्या आना है? जीरो, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स होता है और ये वाई होता है, आपस में ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आपकी किताब वाले दो नाम और देते हैं। एक इन्हें कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एक इन्हें कहा जाता है नॉर्मल वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर्स का भी यही मतलब है बच्चे, ये मतलब है नॉर्मल वेक्टर्स का। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का भी यही मतलब है। समझ आ रही है? ऑर्थोगोनल भी परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल भी क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। टेल टू टेल एंगल इनका कितना है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने की हमारे पास अगर हम जर्नलाइज कर लें तो दो कंडीशंस हैं। आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर, ए या बी में से कोई एक नल वेक्टर है। दूसरी चीज, अगर ए या बी में से कोई नल वेक्टर नहीं है, यानी कि दे बोथ आर प्रॉपर वेक्टर्स। प्रॉपर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, इसके बावजूद डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो आंखें बंद करके एक ही कंडीशन है, और वो क्या? कि आपके पास दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। यही चीज हम वर्क पावर एनर्जी में भी देखेंगे जब मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूंगा कि वर्क डन कहां कहां जीरो हो रहा है। तो आप देखोगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगी, यानी कि उसमें कुली की एग्जांपल है कि कुली कौन होता है? जो ट्रेन स्टेशन के ऊपर आपका सामान सर पे उठा के चलता है, तो बेचारा कितनी मेहनत करता है ना, लेकिन हम यहां फिजिक्स में निकालेंगे कि वर्क डन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगाई हुई होती है। उसने जो बैग होता है वो कहां उठाया हुआ होता है? सर पे ऐसे ऊपर की तरफ, और चल रहा है ऐसे होता है। ऐसे ही होता है ना भाई, फोर्स ऐसे लगा रहा है ऊपर की तरफ और चल रहा है ऐसे है, तो अल्टीमेटली फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कहां है? आगे है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। एफ डॉट डी खोलेंगे तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा आएगा 90, तो कॉस 90 जीरो। एफ कितना भी लगाता रहे, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी भी कवर करते रहे, हम उसे पैसे जरूर देंगे, लेकिन फिजिक्स के हवाले से उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। सोचो, अब वो सुन ले तो हमें चंबे करा देगा, है ना, बोलेगा साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप बोल रहे हो हमारा वर्क डन ही नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर वर्क डन कुछ और होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? जब वर्क डन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो तफसील से बहस करेंगे उस पर। ठीक है भैया, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटे, अब हमारे पास इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं समझने के लिए। ठीक है, समझते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। आपको नजर आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा के ऊपर। अब कॉस थीटा के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो देखो जरा।
अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा कितना है 0 डिग्री, आपके पास जो कॉस 0 डिग्री होता है ये हमारे पास होता है +1, और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है पॉजिटिव जो कॉस दे सकता है। जो कॉस का फंक्शन है और साइन का फंक्शन है, इनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है +1, यानी कि +1 से ज्यादा वैल्यू ये नहीं दे सकते। आप कॉस के आगे जो दिल करे वो एंगल डाल के देख लेना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है +1, यानी कि मैं कहूंगा दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि कॉस 90 डिग्री में बेसिकली क्या होता है 0 होता है, ठीक है, 0 वैल्यू कह सकता हूं उसको मैं। इसी तरह से हमें एक और बात समझ में आती है कि जो आपका थीटा इक्वल 180 डिग्री होता है, जो आपका कॉस 180 डिग्री होता है वो -1 होता है, और -1 मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। आप गौर से समझो, जो आपका कॉस है ना बच्चे, कॉस की रेंज होती है -1 से +1 तक, यानी कि जो कॉस की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो -1 से कहां करती हैं +1 तक करती हैं। 180 डिग्री एंगल होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 आएगी, मैक्सिमम नेगेटिव, इससे कम वैल्यू नहीं दे सकता या इससे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। मैक्सिमम पॉजिटिव कितनी देगा +1, इससे आगे भी नहीं दे सकता। अब हमें नजर आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा मैक्सिमम पॉजिटिव, हाँ या ना। अगर कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव है तो डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा मैक्सिमम पॉजिटिव, उससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी कि मैं कहूंगा अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव है तो इस केस में आपका डॉट प्रोडक्ट भी कैसा होगा, डॉट प्रोडक्ट भी आपका मैक्सिमम नेगेटिव होगा। इसी तरह एक और चीज जो भी हमने देखी, आपके पास अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो चूंकि वो इस पे ही डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट भी बेसिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि रिवाइज करो साथ साथ, जब कॉस थीटा पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव, कॉस थीटा मैक्सिमम नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम नेगेटिव, थीटा 90 यानी कि कॉस थीटा 0 तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो गया 0 हो गया। मैक्सिमम पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट कब होता है जब थीटा कितना है आपके पास 0 डिग्री। मैक्सिमम नेगेटिव कब होता है जब थीटा कितना है 180 डिग्री। 0 कब होता है जब थीटा कितना है 90 डिग्री। गोया के थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, थीटा 0 डिग्री का मतलब है पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि जब कभी भी आपके पास वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। लिख लेना अपने पास, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है मैक्सिमम पॉजिटिव। समझ आती है क्यों? डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या है, थीटा इज 0 डिग्री। जब कॉस 0 डिग्री रखोगे तो आंसर क्या आएगा कॉस थीटा का +1, इससे ज्यादा आंसर नहीं हो सकता। भाई एक और मिसाल से आपको बात समझाता हूं। देखो सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है, एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 10 यूनिट्स, और इनके दरमियान में एंगल है 60 डिग्री। दूसरे केस के अंदर मेरे पास यही दो वेक्टर्स हैं 6 और b कितना है 10, और मान लो इनके दरमियान में एंगल कितना है 0 डिग्री। साफ नजर आ रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में द वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दूसरे क्वेश्चन में द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दोनों के लिए मुझे काम करना हो a डॉट बी निकालना हो तो a डॉट बी का मतलब क्या होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। कॉस 60 डिग्री होता है जनाब 0.5 या 1/2। 6 10 60, 60 को 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 30। अब यहां देखना जरा, ए बी कॉस थीटा, ए 6 है, बी कितना है 10, कॉस 0 डिग्री कितना है 1, 6 10 क्या आंसर आया 60। ये बात बता रहा हूं मैं आपको क्या, कि जब कभी भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो उस वक्त हो सकती है। उन दो वेक्टर्स को लेके जितनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू डॉट प्रोडक्ट की हो सकती है वो इस केस में आएगी, और वो कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देख लो जरा यहाँ पे, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1, यानी कि किसके बराबर आ जाएगी ए बी के बराबर आएगी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली जब थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आपके पास जो वेक्टर्स हैं
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो हमें समझ में ही आता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी। अब यहां देखो, थीटा इक्वल 180 डिग्री का मतलब क्या है? थीटा इक्वल 180 डिग्री का मतलब है द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब यह है कि द वेक्टर्स आर ओपोजिटली डायरेक्टेड, यानी कि अगर एक लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रहा है तो दूसरा राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है, ऐसे या ऐसे। क्लियर है? समझ आ गई? थीटा इसमें मैक्सिमम नेगेटिव होगा, मैक्सिमम नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट, यानी कि क्या बनेगा ये? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है? -1, तो क्या हो गया? माइनस का ए भी। क्लियर है? तो जैसे आपके कॉस थीटा की रेंज -1 से +1 तक होती है, ऐसे ही आपके पास डॉट प्रोडक्ट की रेंज -ab से +ab तक होती है। +ab बीइंग द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो कि डॉट प्रोडक्ट की हो सकती है, वो पैरेलल वेक्टर्स में होगी। -ab बीइंग द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो आपके डॉट प्रोडक्ट की हो सकती है, और वो 180 डिग्री पे होगी, और थीटा 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट कब होता है? पैरेलल वेक्टर्स का। मैक्सिमम नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट कब होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स का। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? 0 यहां होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात की? सेट है? तो कॉपी कर लो इसे जल्दी से। अच्छा बेटे, अब यहां पे जरा कुछ और चीजें देखो। देखो, आपको पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? +1। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0.5। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0। ठीक है? इसी तरह cos 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है -0.5। cos 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है -1। इसको देखो जरा, अजान हो जाए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटे, यहां पे ना जरा cos का बिहेवियर एनालाइज करो। आपको नजर आ रहा है cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, cos 60 डिग्री 0.5 है, बीच में cos 30 डिग्री 0.8 समथिंग है, cos 45 डिग्री 0.707 है। बहरहाल आप ये देखो कि जब तक आपका थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में है, आप नोट करो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। चेक करो, कैलकुलेटर भले हाथ में लेके देख लो, कैलकुलेटर में कोई भी वैल्यू रखो। cos 0 डिग्री देखना +1, cos 30 डिग्री देखना 0.87 समथिंग, cos 45 डिग्री देखना 0.707, cos 60 डिग्री देखना 0.5, cos 90 डिग्री इज 0। यानी कि cos थीटा का वैल्यू 0 और 90 के दरमियान में मूव करता है, 1 से लेके 0 तक पॉजिटिव वैल्यू होता है। 1 भी आता है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.1, 0.2, 0 तक आता है, यानी कि cos थीटा पॉजिटिव। अब जरा यहां देखना, जब आपके पास थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है, यहां पे भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री था, इस केस में आपको नजर आएगा cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। करके चेक कर लो, cos 120 डिग्री देखो, cos 150 देखो, cos 180 देखो, सब में आपको नजर आएगा cos थीटा का फंक्शन कैसा है? नेगेटिव। यहां से आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मैथ्स वाले हैं वो तो ये बात जानते भी हैं कि ये सारे एंगल पहले क्वाड्रेंट के, पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। नहीं तो मैंने वैसे ही ये बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल तो बनाना सिखा चुका हूं ऑलरेडी, किसी को नहीं याद तो क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, ये सब हमने सीखा हुआ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हमने अभी cos थीटा का बिहेवियर देखा कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान में जब थीटा है, 0 और 90 के दरमियान में जब थीटा है तो cos थीटा कैसा है? पॉजिटिव। इसी तरह 90 और 180 के दरमियान में जब थीटा है तो वो कैसा है? नेगेटिव। अच्छा, आप नोट करोगे यहां मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, लेकिन यहां नहीं लिखा। वजह यह है कि cos 90 डिग्री के ऊपर ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, क्योंकि वो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए मैंने लिखा है थीटा कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि थीटा 0 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा होगा। 90 के इक्वल नहीं लिखा, क्योंकि 90 का इक्वल कर दूंगा तो cos 90 पे cos थीटा पॉजिटिव नहीं होता, cos 90 पे वो क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? चलो आगे देखो, ये हो गया। अब हमें नजर आ रहा है डॉट प्रोडक्ट cos थीटा पे डिपेंड करता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव।
और जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। क्लियर है? यानी कि आप ये कह सकते हो अगर दोनों वेक्टर्स का म्यूचुअल एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो आपका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। अगर आपका थीटा 90 से छोटा है, अगर आपका म्यूचुअल एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल के लिए जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव करने वाली चीज यहां पे और कोई है ही नहीं। और क्या है इसके अलावा, एक ए है एक बी है। ए से क्या मुराद है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √x² प्लस y² प्लस z²। तो इसमें तो कोई चीज नेगेटिव नहीं कर सकती भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है -3i कैप -3j कैप -k कैप। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि इसका x कोफिशिएंट नेगेटिव हो, y कोफिशिएंट नेगेटिव हो और z कोफिशिएंट नेगेटिव हो। लेकिन जब आप यहां पे नेगेटिव कोफिशिएंट लेके जाओगे तो -3 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव साइन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। -3 को यहां रखोगे, स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर पर खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। -1 को यहां रखोगे, स्क्वायर करोगे, फिर वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि a विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ए का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, बी का मैग्नीट्यूड भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो वाहिद चीज जो डॉट प्रोडक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव कर रही है या कर सकती है वो क्या है, कॉस थीटा। तो मैंने बताया थीटा लेस देन 90 है, कॉस थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल। थीटा ग्रेटर देन 90 है, कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको हम कहते हैं हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं इसे, ऑब्ट्यूस एंगल, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है। यही वजह है कि जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब में आपको लिखा मिलेगा a.b इक्वल्स ab cos थीटा where theta can lie anywhere between 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। समझ आ गई बात की, ऐसे कंडीशन लिखी होगी और ये चीज ऐसे भी लिखी हो सकती है, थीटा कैन बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 और पाई। ये जो 180 डिग्री है वही पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये पाई रेडियन में आ गया। रेडियन क्या है, एंगल को मेजर करने का SI यूनिट। सर्कुलर मोशन में तफसील से आएगा, फिलहाल इतना ध्यान में रख लो। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2 रेडियन। सर्कुलर मोशन का जो पहला लेक्चर होगा उसमें ये सब चीजें हम पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? तो ये समझ में आ गई, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट को 0 से लेके 180 तक हर जगह डिफाइन कर सकते हो। अब जरा अगर मैं यहां तक की कहानी को कंक्लूड करूं, 0 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया डॉट प्रोडक्ट की पॉजिटिव वैल्यू कम होती गई 90 डिग्री पे आके डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। फिर एंगल बढ़ता गया 90 से 180 की तरफ जा रहा है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता गया, बढ़ रहा है नेगेटिव सेंस में, और 180 पे जाके डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव। यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एवरीवेयर बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। थीटा लेस देन 90 डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, थीटा 0 डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव, थीटा 180 डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये जहन में रखना, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट इसी से बताएंगे आपको। क्लियर है? चलो कॉपी कर लो, आगे चले। अच्छा, अब हमारे पास मेरा बेटा डॉट प्रोडक्ट के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं जरा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, पहले तो इसको समझ लो जरा। कम्यूटेटिव लॉ क्या भला है? ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 + 4 तो आंसर क्या आता है, 7। सिमिलरली बेटे अगर मैं इसको 4 + 3 लिखूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 7। अब इसमें देखो, जो आपका 3 + 4 है ना बच्चे, इसमें आपका जो 3 है ये कहलाता है ऑपरेंड नंबर 1। ऑपरेंड बोले तो जिसपे ऑपरेशन किया गया। 4 क्या कहलाता है, 4 कहलाता है आपका ऑपरेंड नंबर 2। ये जो प्लस है ये प्लस कहलाता है आपका ऑपरेशन। सेट है? तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेंड 1 पहले आ रहा है, ऑपरेंड 2 बाद में आ रहा है, और एक आंसर आ गया आपका। ऑपरेंड 1 ऑपरेशन, ऑपरेंड आंसर आ गया। फिर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, अब ऑपरेंड 2 को आप ले आए पहले, ऑपरेंड 1 को ले गए बाद में, ऑपरेशन वही रखा।
जाहिर सी बात है ना, फुप्पड़ की शादी में थोड़ी आए हुए कि ऑपरेशन भी चेंज कर देंगे, ऑपरेशन तो वही रहेगा, तभी तो चेक करेंगे। ऑपरेंड 2 पहले आ गया, ऑपरेंड 1 बाद में चला गया, ऑपरेशन सेम रहा। देखो ऑपरेंड 1 बाद में चला गया, ऑपरेंड 2 पहले आ गया, ऑपरेशन सेम रहा। तो अगर ये हेरा फेरी करने पर आंसर सेम आ रहा है तो आप बोलोगे कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है ओवर दैट ऑपरेशन। सही है। जैसे 3 + 4 का आंसर क्या आया? 7। इसी तरह 4 + 3 का आंसर क्या आया? 7। तो मैं कहूंगा एडिशन करते वक्त कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कैसे भाई? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, गोया कोई नंबर है। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये भी कोई नंबर है। कॉस थीटा क्या है? कोई नंबर, क्योंकि कॉस 60 डिग्री क्या होगा? 0.5 होगा। इसी तरह से अगर मैं बी डॉट ए करता हूं, बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब बी क्या है? एक नंबर। ए क्या है? एक नंबर। तो भैया मैं बी ए लिखूं या मैं इसी को ए बी लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों? 3 × 4 क्या होता है? 12। इसी तरह 4 × 3 भी क्या होता है? 12। गोया नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते वक्त 3 को 4 से करो या 4 को 3 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो नजर आ रहा है हमें ये चीज कि आपने जब डॉट प्रोडक्ट किया तो पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने बी को ए से मल्टीप्लाई किया। दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा, आंसर सेम आ रहा है। तो आप कहोगे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। सेट है? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसी तरह से जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन को भी ओबे करता है। एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन को ओबे करता है। मतलब एम ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए डॉट एम बी। ये देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाई थी, शायद याद होगा। क्या? कि बच्चे अगर आपके पास कोई स्केलर है, कोई नंबर है, उसको आपने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर क्या करेगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, या कह सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा, और उसकी डायरेक्शन या तो सेम रखेगा या रिवर्स कर देगा। याद है? अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर को, मतलब स्केलर है ना 3 तो आपका, तो अब जो 3a वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड पहले के मुकाबले में 3 गुना बढ़ गया, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या है? वही है। सिमिलरली अगर आपका एक वेक्टर ए था, इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया वेक्टर होगा दिस विल बी -2a। मैग्नीट्यूड इसका पहले के मुकाबले में 2 टाइम बढ़ चुका, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये भी यही कह रहा है। ये कह रहा है भाई आपने m वेक्टर को a से मल्टीप्लाई किया और फिर डॉट प्रोडक्ट लिया, या आपने m वेक्टर को b से मल्टीप्लाई किया और फिर डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर दोनों केस में कैसा आएगा? सेम आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है? m से मुराद कोई भी स्केलर है, कोई भी स्केलर, जैसे वहां 2 लिया, 3 लिया, -2 लिया, तो m को a से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर लो b के साथ, या a को b के साथ करो, सॉरी m को b के साथ करो, फिर डॉट प्रोडक्ट करो, आंसर कैसा आएगा भाई साहब? सेम आ रहा होगा। या आप यूं भी कर सकते हो कि आप पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो दोनों का और फिर m को इससे क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ये भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं तो इसको साबित भी कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को, कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्या बोला? कि आप जो स्केलर है, ये स्केलर है, स्केलर से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। पहले आप इसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो, फिर डॉट प्रोडक्ट लो बी के साथ, या पहले मल्टीप्लाई करो इसको m के साथ b को, फिर डॉट प्रोडक्ट लो a के साथ, या पहले डॉट प्रोडक्ट लो फिर m के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम। हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ऑब्वियस ही बात है भाई, स्केलर की बात चल रही है यहां पे, तो हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? एक और चीज जो आपका डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है, दैट इज a डॉट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी।
इसको हम कहते हैं कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ओबे करता है। यानी कि ये कह रहा है आपके पास 3 वेक्टर है ए, बी और सी। देखो कम्यूटेटिव लॉ को मैंने यहां साबित कर दिया, एसोसिएटिव लॉ को अभी मैं एक सवाल करा के साबित करूंगा इसी वीडियो में आखिर में इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब प्रोजेक्शन बढ़ा रहा हूं वहां इसका डेरिवेशन बताऊंगा, छोटा सा 3-4 स्टेप का डेरिवेशन है। क्लियर है कि ये कैसे ओबे करता है। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो। 3 वेक्टर है ए, बी और सी। ये कहते हैं कि आप पहले वेक्टर बी और सी को ऐड करो और उनके रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट लो ए से, या पहले ए का डॉट प्रोडक्ट बी से लो और ए का डॉट प्रोडक्ट सी से लो और ऐड करो। आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। लेफ्ट साइड पे क्या कर रहे हैं? बी और सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट ए से ले रहे हैं। राइट साइड पे क्या कर रहे हैं? ए का बी से डॉट प्रोडक्ट अलग लिया, ए का सी से डॉट प्रोडक्ट अलग लिया और आखिर में ऐड किया। तो हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। परेशान नहीं होना, ये तो अभी साबित किया ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, बी डॉट ए बी क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा, क्योंकि बी बी नंबर ए बी नंबर, तो बी ए लिखो या ए बी लिखो, आंसर विल बी सेम। इसको आज की क्लास में अभी आखिर में साबित करेंगे। ये चीज प्रोजेक्शन के साथ साबित हो जाएगी। 3 चीजें हो गई प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, ऑपरेंड की जगह तब्दील करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओबे करता है, यानी कि आपने m स्केलर को a से मल्टीप्लाई किया देन डॉट प्रोडक्ट लिया b के साथ, स्केलर को b से मल्टीप्लाई किया देन डॉट प्रोडक्ट लिया a के साथ, या पहले डॉट प्रोडक्ट लिया फिर उसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तीनों केस में आंसर विल कम आउट टू बी सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ओबे करता है, a डॉट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो बेटे, अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसी के अंदर एक स्टेप आगे चलते हैं और मजीद प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। देखो हमारे पास आई जे के हमारे पास होते हैं डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही है। अगर मुझे आई डॉट आई निकालना हो, या मुझे जे डॉट जे निकालना हो, या मुझे के डॉट के निकालना हो, आई जे के होते क्या है भाई? आई जे के हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। यानी कि अगर आपके पास ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक x है, एक y है और एक क्या है? z है, तो बेटे x के अलोंग मूवमेंट को जो यूनिट वेक्टर शो करता है वो i कैप है, y के अलोंग वाले को j कैप और z के अलोंग वाले को k कैप। तो i कैप, j कैप, k कैप। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। चाहे वो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हो या कोई और सा यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे आई डॉट आई मालूम करना है तो फॉर्मूला मुझे अच्छे से पता है, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यानी कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन। अब ये जो आई है, इस आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। दूसरा आई है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कितनी है? 1। और अगर आपसे पूछा जाए कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन, बेटे आई कैप क्या शो करता है? आई कैप शो करता है एक्स एक्सिस को, ऐसे ही है ना, आई कैप एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है। दूसरा आई कैप क्या शो करेगा? वो भी एक्स एक्सिस को शो करेगा। तो दोनों के दरमियान का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। भाई सीधी बात है, आई कैप एक्स को शो करता है, दूसरा आई कैप भी एक्स को ही शो करेगा, तो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, आंसर विल बी 1, या इसको हम कहते हैं यूनिटी। क्या मतलब? अक्सर आपके पास एग्जामिनर ये सवाल ऐसे पूछता है कि लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज यूनिटी। लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यूनिटी या 1 के बराबर होता है। लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे आई का आपने आई से लिया, जे का आपने जे से लिया, सिमिलरली के का आपने के से लिया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अब अगर अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होगा, उसको भी समझ लो जरा। लेट्स से मुझे आई डॉट जे लेना है। अब आई डॉट जे आपके पास लाइक नहीं है, ये क्या होगा आपके पास? अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। फॉर्मूला वही है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो पहले का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन आई एंड जे। अब देखो बेटे, आई जे और के जो है ना वो कुछ इस तरह से होते हैं।
क्योंकि आपके पास तीन एक्सिस ऐसे हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। एक्स वाई से 90 डिग्री पर है, वाई जेड से 90 पर है, एक्स जेड से कितने पर है, 90 पर है। तो इसका मतलब आई और जे के दरमियान का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा। आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, आंसर विल बी 0। अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। और ये चीज हमें वैसे भी पता है, क्योंकि हमें ये चीज ऐसे पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और ये जो अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ना, क्योंकि आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के और जेड एक्स के परपेंडिकुलर। क्लियर है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोले तो एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्या होगा, ये भी समझ लो जरा भाई। फॉर्मूला वही है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। इसमें पहला वेक्टर भी ए है और दूसरा वेक्टर भी क्या है, ए है। फॉर्मूला कहता है पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन। यहां मैंने लिखा 0 डिग्री, क्यों? अगर आपको कोई बंदा बोले कि यार मिसाल के तौर पे ये जो लाइट लगी है इसका बिलाल से कितना फासला है, आप बता सकते हो। अलमारी का बिलाल से कितना फासला है, आप नाप के बता दोगे। कैमरे का बिलाल से कितना फासला है, आप नाप के बता दोगे। बिलाल का बिलाल से ही कितना फासला है, 0, क्योंकि बिलाल ही रेफरेंस है, बिलाल को ही नोट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ए वेक्टर का ए वेक्टर के दरमियान क्या एंगल होगा, कोई एंगल नहीं होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि भाई ये ए वेक्टर है और ये फिर से ए वेक्टर है, तो अल्टीमेटली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होंगे। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि आपके पास जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है, ये भी अक्सर पूछा गया एमसीक्यू है, जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अक्सर आपका एग्जामिनर ना एक सवाल यहां से पूछता है कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लिखने का ना एक तरीका ये भी होता है बी डॉट। क्यों भाई, समझ रहे हो, ये लॉजिक चेक कर रहे हो। देखो भाई, अगर मैं बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ही लेता, आंसर क्या आता, बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा, बी डॉट बी विल बी इक्वल टू बी, मतलब अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी लिखने का एक और तरीका ये भी होता है, समझ आ रही है। मैग्नीट्यूड को निकालने का एक तरीका ये भी है कि एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लो, जो आंसर है उसका क्या कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। एक तरीका हम सीख चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑल्सो द अंडर रूट ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट है तो उसका आपने अंडर रूट लिया तो ये उस वेक्टर की किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अक्सर पूछता है इस तरह के सवाल आपसे वो। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक चीज और थी जनाब, वो भी समझ लो। अगर सपोज करो मेरे पास कहता है कि एक कोई यूनिट वेक्टर है ए, एक कोई यूनिट वेक्टर है बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो भी आया ही नहीं है, इन दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आप बोलोगे फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन। ये आपको नहीं पता अभी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। कैसे पता भाई, ये यूनिट वेक्टर है बताया हुआ है, और ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। क्या आंसर आ रहा है, कॉस थीटा। यानी कि ये अदर देन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स है, ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वैसे ही यूनिट वेक्टर्स हैं। हमने यूनिट वेक्टर के लेक्चर में बहुत सारे यूनिट वेक्टर निकालना सीखे थे ना, तो ये वही चीज है। मान लो आपको दुनिया में कोई भी 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए, तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा के बराबर आ रहा होता हैगा। क्लियर है, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा के बराबर होता है ए। ठीक है, क्लियर हो गया। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी कॉस थीटा ही होता है, बस फर्क इतना है कि जब लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है
तो थीटा की जगह 0 डिग्री आता है तो cos 0 डिग्री 1 बन जाता है। जब अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है तो थीटा की जगह 90 आता है, ये cos 90 0 हो गया। अब ये दो कोई ऐसे हैं जो कि रैंडम यूनिट वेक्टर हैं, मुझे नहीं पता कि A यूनिट वेक्टर और B यूनिट वेक्टर के दरमियान में क्या एंगल है, तो मैंने इनका एक जनरल आंसर निकाल दिया कि दो रैंडम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो किसके बराबर आएगा, कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर है भैया? चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है बेटे, अब हम फाइनली कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ मूव कर जाते हैं। हमें सवाल में कहा जा रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं A और B और आपने उनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि A डॉट B। कैसे निकालना है भाई A डॉट B? चलो समझते हैं ज़रा। A डॉट B निकालने के लिए सबसे पहले हमने लिखा अपना A वेक्टर, यानी कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट, यह आ गया मेरे पास 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। तरीक़ाकार क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ से 2i कैप को उठाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 का क्या हो गया 6 और i से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा i डॉट i, सेट है, प्लस अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ +2 है, यहाँ क्या है -4 है भाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो +2 और -4, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, और 2 4 का क्या हो गया 8, और ब्रैकेट में क्या आ गया जनाब i डॉट j, क्योंकि यहाँ i है यहाँ क्या है j है। यहाँ मल्टीप्लाई करो ज़रा, 2 2 का क्या हुआ 4, यहाँ क्या है बच्चे i, और वहाँ क्या है आपके पास k। अब ज़रा यहीं पे रुक जाओ। अब देखो बेटे i डॉट i तो आपके पास बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर, अभी तो पढ़ा था हमने। i डॉट j क्या होगा 0, i डॉट k क्या होगा 0। समझ आई बात? चलो अब ज़रा j वाले को देखो, इसी तरीके जब हम आगे चलेंगे तो j वाला भी तो आएगा। अभी तो मैंने 2i से मल्टीप्लाई किया है ना, अब ज़रा j वाले को देखो, फिर हम इसको आसान तरीका देखते हैं कि आप कैसे करते हो। पहले कॉन्सेप्ट पूरा ज़रा ग्रिप कर लो। इधर j के पीछे क्या है 1 है, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 का क्या होता है 3, ये 1 और 3 कैसे आया, इस j के पीछे लिखा है 1, यहाँ क्या लिखा है 3, तो 1 3 3, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा j डॉट i, क्योंकि यहाँ j है यहाँ i है। अब यहाँ +1 है यहाँ -4 है, प्लस माइनस जा माइनस, 1 4 जा 4, और ब्रैकेट में आ गया j डॉट j, यही आ रहा है j डॉट j। अब इससे करा, यहाँ +1 यहाँ +2, 2 1 जा 2, और ब्रैकेट में क्या आ गया j डॉट k। अगेन आप देखोगे तो आपके पास j डॉट i कितना हो गया 0, j डॉट k कितना हो गया 0, और j डॉट j कितना हो गया 1, क्योंकि एक जैसे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, अनलाइक का क्या होता है 0 होता है। क्लियर है? आगे चलो ज़रा, अब j वाले को भी कर लिया, अब k वाले को देखो भैया ज़रा k वाले को देखो, 3 3 जा, ये एक ही चल रहा है, ठीक है ये एक ही चल रहा है, 3 3 जा क्या हुआ 9, यहाँ क्या है k किससे मल्टीप्लाई हुआ है i से, प्लस माइनस जा माइनस, 3 4 जा 12, ये k है ये j है, ब्रैकेट में आ जाएगा k डॉट j, प्लस प्लस जा प्लस, 3 2 जा 6, और ब्रैकेट में क्या आ गया k डॉट k। सिंपल हो गया। अब k डॉट i कितना हो गया 0, k डॉट j कितना हो गया 0, k डॉट k कितना हो गया 1। अब आप देखो ज़रा, यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिर्फ 6 बचा इधर से, इन तीनों टर्म में से सिर्फ i डॉट i बचा, इन तीनों में से सिर्फ j डॉट j बचा, और ये भी 1 हो चुका है। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4, यहाँ से देखो k वाली टर्म में से भी ये 0 सिर्फ यहाँ से बचा, प्लस का 6। क्लियर है? ऐसे ही है, 6 + 6 12, 12 में से 4 निकाल दिया तो कितना बचा 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स बच गया या 8 बच गया। अब सीखा गया यहाँ पे टेक अवे पॉइंट्स क्या है। हमने करना क्या होता है, जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है आपने i वाले को i से, j वाले को j से, और k वाले को k से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं डायरेक्टली ये बात बताता तो फिर ये होता कि सर आप हमें रट्टा मारने को बोल रहे हैं। तो मेरी बात हमेशा याद रखना भाई, फिजिक्स में रट्टा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। आपने i वाले को सबसे मल्टीप्लाई किया, i से, j से, k से, j वाले को सबसे मल्टीप्लाई किया, i से, j से, k से, k वाले को भी सबसे किया। आपने खुद देखा i वाला j के साथ और k के साथ 0 हो रहा है।
सिर्फ आई के साथ बच रहा है। जे वाला आई और के के साथ 0 हो रहा है, के वाला आई और जे के साथ 0 हो रहा है। इसका मतलब अपने पास लिख लेना कॉपी में इसके बाद जब कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से करोगे। और आई जे के कहाँ चले जाते हैं वो भी देख लो। आई डॉट आई क्या हो गया 1, जे डॉट जे क्या हो गया 1, के डॉट के क्या हो गया 1 के बराबर। याद करो मैंने लेक्चर के आगाज में कहा था डॉट प्रोडक्ट का आंसर नंबर होता है। पहचान ये है ना तो आई कैप आता है, ना जे कैप आता है, ना के कैप आता है। दिख रहा है ना आई कैप, ना जे कैप, ना के कैप, तो आंसर सिर्फ क्या आ रहा है नंबर आ रहा है। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अब डायरेक्टली भी देख लो जरा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं। सपोज करो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर सी दिया हुआ है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 2k कैप। एक वेक्टर दिया हुआ है 8i कैप माइनस का 7j कैप माइनस का 11k कैप। ठीक है भैया, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करें। c डॉट डी क्या करना है भाई, पहले c वेक्टर लिख लो 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 2k कैप डॉट यहां पे क्या है माइनस का 8i कैप प्लस का 7j कैप माइनस का 11k कैप। करना क्या है भाई, i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3 माइनस 8 प्लस माइनस जा माइनस 8 3 जा 24। ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है भाई, याद रखना। प्लस माइनस जा माइनस 3 8 जा 24। आई डॉट आई कितना हो गया 1, लिखने की कोई नीड नहीं है। जे वाले को जे से माइनस 4 प्लस 7 माइनस प्लस जा माइनस 4 7 जा 28। जे डॉट जे 1 हो चुका। अब इधर आ जाओ, माइनस माइनस जा प्लस 2 11 जा 22। क्लियर हो गया? सिंप्लीफाई करो। माइनस का 24 प्लस का 22 कितना बचेगा माइनस का 2। अब देखो जब मैंने इसको और इसको ऐड करा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा आएगा यानी कि माइनस का 24 में से 22 निकला तो 2 बचा और माइनस का 28 आ गया एज इट इज। फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बढ़ेगा आएगा तो माइनस का 30, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस का 30 इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी। अब एक और चीज नोट करो, हालांकि अभी हमने दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालना नहीं सीखा, वो हमारे अगले लेक्चर का कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है। जैसे भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही एक एप्लीकेशन इसकी प्रोजेक्शन है और एक एंगल है, वो दोनों हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। ठीक है, चलो, क्योंकि मैंने बताया ना हमने सब चीज़ें कवर करनी होती हैं, इसलिए हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ आपका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 8 आ रहा है, यहाँ जो आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो -30 आ रहा है। याद करो और अपने पास लिख लेना, जब आप एंगल वाला लेक्चर देखोगे ना तो इस चीज़ को वेरीफाई करना। आप इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालना, वो एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा आ रहा होगा। यहाँ एंगल निकालना सी और डी के दरमियान में, यहाँ एंगल निकालोगे तो वो एंगल आपका 90 से ग्रेटर आ रहा होगा। ये एक टास्क है जो अगले लेक्चर के बाद आप करके चेक करना। अगले लेक्चर में आप सीखोगे दो वेक्टर के दरमियान में एंगल कैसे निकालते हैं, तो इसके दरमियान में भी निकालना, यहाँ भी निकालना। कैसे प्रेडिक्ट किया, इसी लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी। अगर थीटा लेस देन 90 होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। अभी हमें पता नहीं है एंगल क्या आएगा, लेकिन हम पहले से बता सकते हैं यहाँ लेस देन 90 आएगा और यहाँ पे ग्रेटर देन 90 आएगा, डॉट प्रोडक्ट को देखते हुए। क्लियर हो गया? 3 8 24 माइनस प्लस माइनस 4 7 28 सेट हो गया, माइनस माइनस प्लस 22। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, समझ आती है? चलो कॉपी कर लो, इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। चलो बेटे, अब हमारे पास यहाँ पे दो सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये सवाल भी आपके पास एक बार माजी में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन पूछा हुआ है तो हमने बोला डिस्कस करते हैं। ये एक और सवाल है, उस पर बाद में आता हूँ। पहले यहाँ देखो, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यानी कि यहाँ एक्स की वैल्यू ए एक्स है। मतलब ए एक्स से मुराद, जैसे कहीं लिखा होता है ना 7 आई कैप, तो आई कैप के पीछे जो लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे ए एक्स है। इसी तरह अगर 7 जे कैप होता तो जो 7 है ना वो यहाँ पे ए वाई है, यानी कि वेक्टर ए का वाई कॉम्पोनेंट, वेक्टर ए का जेड कॉम्पोनेंट। अब आपको ए डॉट बी निकालना है, तरीका वही होगा। आप पहले यहाँ लिख लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो बी एक्स आई कैप
बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। वही काम करेंगे, आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से करेंगे और के वालों को के से। मतलब लाइक कोफिशिएंट्स आर टू बी मल्टीप्लाइड, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ए वाई को बी वाई से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए वाई इंटू बी वाई और आंसर क्या होगा, जे डॉट जे आगे ब्रैकेट में लिखोगे और उसको बता दोगे 1 हो गया। ए जेड को बी जेड से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए जेड इंटू बी जेड। ये कहलाता है कि आपने क्या करा, आपने अपने डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किस में एक्सप्रेस कर दिया, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी वेक्टर को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो उसके मैक्सिमम 3 टुकड़े बनाए जा सकते हैं, एक्स वाई जेड के अलोंग, पढ़ा था ना। तो आपने ये डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है। अब ये सवाल देखो, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए इज परपेंडिकुलर टू बी। देखो बेटे याद रखना, जब कभी भी आपको कहा जाए ना कि ए और बी परपेंडिकुलर है, फौरन से पहले आपके जहन में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ये बात हमें समझ में आती है। अब ये वेक्टर को देख के घबराना नहीं, ये वेक्टर लिखे हुए ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, मतलब ये वेक्टर वही लिखा हुआ है 3i कैप, पहले x होता है फिर y होता है, -4j कैप प्लस का 2k कैप, और वेक्टर b क्या लिखा हुआ है 6i कैप प्लस का लैम्डा j कैप प्लस का 1k कैप या सिंपल k कैप। करना क्या है भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। a डॉट बी विल बी इक्वल टू i वाला i से तो 3 6 क्या हुआ 18, j वाला j से -4 को मल्टीप्लाई करा प्लस लैम्डा से, माइनस प्लस जा माइनस, 4 लैम्डा जा 4 लैम्डा, प्लस 2 को प्लस 1 से प्लस प्लस जा प्लस और 2 1 जा 2। a डॉट बी क्या हो गया 0 क्योंकि वेक्टर्स आर गिवन टू बी परपेंडिकुलर। 18 में 2 को ऐड करा क्या हुआ 20 माइनस का 4 लैम्डा, 4 लैम्डा को यहाँ ले आएंगे तो 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू 20 विच मीन लैम्डा विल बी इक्वल टू 5। भाई 4 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी कि ये कह रहा है अगर आपका बी वेक्टर ये होता 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, तो ये वाहिद कंडीशन है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एक और काम जो आपने अगले लेक्चर को देखने के बाद करना है, ये पहला वेक्टर है 3i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। जो आपका बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, इनके दरमियान में एंगल निकालना और आप नोट करोगे कि वो एंगल क्या आ रहा होगा 90 डिग्री आ रहा होगा। सबूत क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, चेक कर लो जरा। 3 6 क्या होगा 18, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस जा माइनस, 4 5 क्या हुआ 20, प्लस 2 और प्लस 1 तो ये हो गया 18 में 2 को ऐड किया कितना हुआ 20 माइनस 20, आंसर क्या आया 0। तो वैसे आप निकाल के चेक करना। एंगल कैसे निकालेंगे वो हमने अगले लेक्चर में सीखना है। यहाँ जो चीज़ें पढ़ाता जा रहा हूँ वो जब आप एंगल के जरिए उसको वेरीफाई करोगे तो आपको एक ना दिली तौर पे सुकून मिलेगा, एक खुशी मिल रही होगी कि हाँ यार हमें भी कोई काम समझ में आ गया। एक सवाल और करते हैं वाइंड अप करने से पहले, उसको भी देख लो ज़रा। अब देखो बेटा हमें सामने यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि आपने वर्क डन मालूम करना है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस। अब ये हमारे पास क्या सूरत हाल है, मान लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आर ए हमें गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, और यहाँ से आप जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो उसका पोजीशन वेक्टर आर बी हमें गिवन है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। क्लियर हो गया। और मुझे फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, फोर्स की वैल्यू क्या है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। देखो भाई साहब कहानी कुछ ऐसी होती है, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमें याद है कि आपके पास किसी भी एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए ओरिजिन से जो वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। यानी कि जो आर ए वेक्टर बना हुआ है ये ओरिजिन से इस किसी पॉइंट ए को डिफाइन कर रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है।
इसी तरह ओरिजिन से जो दूसरा वेक्टर बना हुआ है ये आर बी वेक्टर ओरिजिन से यहाँ तक के पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ओ ए, जो हमारे ओ ए लेवल्स वाले लिखते हैं इसको। इसी तरह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ओ बी, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का वेक्टर। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमें ये बात पता है कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। आपको अभी तक डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और अब ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ गया। ये है ए, ये है बी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन। यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। इसका मतलब ये होगी भाई साहब डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं तब तो हम इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट है। समझ आती है बात की? अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपने जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर दोगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर को। फाइनल कौन सा है आपका, कहां आ रहा है, पॉइंट बी पे आ रहा है, माइनस कर देंगे कहां से आ रहा है, पॉइंट ए से आ रहा है, दैट इज आर ए। हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलेगी, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहां से कहां आ रहा है, ए से बी पर आ रहा है, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे ए के पोजीशन वेक्टर को। नहीं तो इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो। ये मैंने एरो यूं कैसे बनाया, सवाल में कहा था यहां से यहां आ रहा है, फ्रॉम दिस टू दिस। तो अगर ये समझने में मुश्किल हो रही है तो बच्चे अंग्रेजी की क्लासें अच्छे से देखनी पड़ेंगी फिर, क्योंकि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है यहां से यहां आ रहा है, फ्रॉम दिस टू दिस। तो ऐसे बन गया एरो। अब अगर तुम यहां पे हेड टू टेल रूल देखो तो ये पहला वेक्टर, इसके हेड पे ये दूसरा वेक्टर, यानी कि ये ऐसे है आर ए प्लस डी विल बी इक्वल टू, ये इनका रिजल्टेंट बन रहा है एक तरह से आर बी। तो अगर इस भाई को मैं वहां ले जाऊंगा तो डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी विल बी इक्वल टू आर बी माइनस का आर ए। वही चीज बन रही है जो ऊपर लिखी है। डायरेक्ट याद रखने का तरीका ये था कि फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लो। अब जरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। आर बी कितना दिया हुआ है, आर बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। अब ये आर बी है माइनस आर ए कितना है, आर ए हमारे पास है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप। अगर माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस 3i कैप माइनस प्लस जा माइनस का 2j कैप माइनस माइनस जा प्लस का k कैप। क्लियर है? अब i वाले में से i निकाल दो, 2i कैप माइनस 3 कैप प्लस 2 माइनस 2 माइनस होगा और साइन बढ़ेगा आएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1i कैप माइनस जे माइनस 2j माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का 3j कैप प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा, प्लस का 5k कैप। यानी कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। वर्क डन बराबर होता है किसके, एफ डॉट डी के। एफ कितना है हमारे पास, एफ ये रहा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप, यही है। डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, माइनस का i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट लो, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस का 4 आ गया और i डॉट i 1 हो गया। यहाँ -3 है, वहाँ भी -3 है, माइनस माइनस जा प्लस और 3 3 जा 9 हो गया ये चीज़। यहाँ +2 है, वहाँ +5 है, प्लस प्लस जा प्लस और 2 5 जा 10। 10 में 9 को ऐड किया 19, 19 में से 4 निकाला तो 15, यानी कि 15 जूल का वर्क डन हुआ है। ये जूल मैंने वैसे ही लगा दिया ये मानते हुए कि ये सारे SI यूनिट्स हैं, हालांकि गिवन नहीं था वहां पे कि ये SI यूनिट है या नहीं है। ठीक है, तो 15 यूनिट का वर्क डन हुआ है। ऐसे आपको अक्सर सवाल देखने को मिलेंगे जो इस तरीके के पैटर्न पे होते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास एक और सवाल है जो आपने करना है। इसके अंदर ये आप ही लोग करोगे। इसमें मैं बता देता हूं कि इसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही होगी -1/2। सेट है? अच्छा, आप बस नोट ये चीज कर लो कि यहां पे जो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है ना, ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 8k कैप, और ये आपको बी वेक्टर दिया हुआ है।
ठीक है भैया, बी वेक्टर दिया हुआ है, आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब आप डॉट प्रोडक्ट को किससे इक्वेट करोगे? 0 से। क्लियर है? और आप फिर आंसर निकालोगे। आप वही भंड मारोगे जो सब मारते हैं इसके अंदर। तो आपके पास अल्फा का वैल्यू आ रहा होगा +1/2। फिर बी वेक्टर को गौर से देखना दोबारा, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना, 0 से इक्वेट करना, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। क्लियर हो गया? अल्फा की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास? -1/2। आप इसमें एक बोंगी मारोगे, अल्फा का आंसर आएगा 1/2। फिर गौर से देखना और जहन में रखना डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। क्लियर है? यहां पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से पूरी लेक्चर मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर में हमने एंगल्स के हवाले से देखना है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि एंगल निकालते वक्त शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाई जाती हैं। क्या आप देखते ही बता दो कि इन दो वेक्टर के दरम्यान में एंगल क्या है, वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद हम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसमें जितने सवाल आपके माजी में आए हुए थे वो मैंने A to Z करा दिए। ठीक है? तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।